चांद से नीचे का सपना कोई देखता भी नहीं, देखता तो वो पूरा होता भी नहीं। नकारात्मकता, छोटी सोच, छोटी बातें, इन सब चीजों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मोटिवेशनल व्याख्यान की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने खुद के अंदर मौजूद प्रतिभा, क्षमता में झांकना, उसको देखना, उसको निकालना, उसका क्रमिक विकास करना, उसको आगे बढ़ा कर ले जाना। जब तक आप इवोल्यूशन खुद का, देखो दो बातें होती है, या तो हार्वर्ड में पढ़ लो जो अमेरिका में विश्व का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है, जहां से पढ़ना किसी के लिए भी एक सपने जैसा हो सकता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्वर्ड से पढ़ करके आने वाले ही लोग इस समाज में, कुनबे में कामयाब है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? वो कहता है हार्ड वर्क। तो हार्वर्ड या हार्ड वर्क, हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क, हार्ड वर्क बनाम हार्वर्ड, ये एक लड़ाई जब से ये सभ्यता है और जब तक ये सभ्यता रहेगी, ये लड़ाई रहेगी। मतलब प्रिविलेज वर्सेस अंडर प्रिविलेज, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, जो अभी अमेरिका में तूफान आया हुआ है, व्हाइट वर्सेस ब्लैक का। आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग। क्या कहता है मार्टिन लूथर किंग? मार्टिन लूथर किंग ने एक सपना देखा था, एक अश्वेत था वो। ये जो रेडिकल फीलिंग है, ये जो धर्म की फीलिंग है, जाति की फीलिंग है, इन सब से ऊपर उठकर अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व का विकास, इवोल्यूशन ऑफ योर पर्सनालिटी ऑन योर ओन बाय रियलाइजिंग योर हरक्यूलियन एफर्ट्स, your capacity, your capability. This will give you to aspire in life. ये सपने देखने के लिए आपको तैयार करेगा। तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था? उसने कहा देखो भाई, जब तक इस विश्व में मोटर गाड़ियां सफेद रंग की बनेंगी और उसके टायर काले बनेंगे, यानी टायर की नियति है जमीन पर रहना, जब तक सफेद कमीज और काले जूते बनेंगे, यानी जूते की जगह है जिसकी, जहां पर सोच, एक सामंती सोच, इन सारी चीजों को आपको बदलना होगा। हार्ड वर्क, मेहनत, कड़ी लगन, पैशन, तपस्या, जुनून, पागलपन, जब तक ये चीजें इस दिमाग में, इस व्यक्तित्व में जब तक डीप डाउन पेनिट्रेट नहीं करेंगी, तब तक आपका इवोल्यूशन पर्सनालिटी का नहीं हो सकता। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था जब तक ये सोच रहेगी और ये चीजें बनती रहेंगी, तब तक इस मानव सभ्यता से रेसिज्म की फीलिंग, रेशियल फीलिंग खत्म नहीं हो सकती। आज अमेरिका में आप देखो क्या हो रहा है। यानी कि आपको इतना मैच्योर्ड अपने को बनाना पड़ेगा कि आपके खुद के व्यक्तित्व का विकास आपकी अपनी अद्भुत क्षमता पर होगा। जो क्षमता आपके अंदर छुपी हुई है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई मैंने जो पहला सेंटेंस कहा, जो मेरा ओपनिंग लाइन था इस सेशन का, कि क्या प्रशांत सिन्हा, क्या कोई आपको मोटिवेट कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक आप अपनी क्षमता को विकसित नहीं करेंगे, अपने व्यक्तित्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे, छोटा सपना नहीं देखना। चांद एक है और चांद ही पाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज की क्लास में हम संविधान पर भी बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, संविधान को जानेंगे क्या है संविधान और संविधान कैसे बना,
जब मैंने अभी रेशियल की बातें करी, अश्वेत और श्वेत की बातें करी, तो फिर भीमराव अंबेडकर की भी बात आती है। इस संविधान के निर्माण सभा और उसमें भीमराव अंबेडकर की अपनी प्रतिष्ठा और उसका अपना व्यक्तित्व, और क्या सपने बुने थे भीमराव अंबेडकर ने आजादी के पहले अंग्रेजों से संघर्ष और आजादी के बाद संविधान का निर्माण, और उस संविधान के आधार पर हमारी संसद की कार्यप्रणाली, कार्यशैली, और जो 3 स्तंभों में और 3 संस्थानों में पूरे के पूरे संविधान ने इस कार्य पद्धति को, इस कार्य करने के मैकेनिज्म को बांटा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को डोमेन करे। और अगर डोमिनेट करने की बात आती है, एक दूसरे के डोमेन में जाने और अतिक्रमण करने की बात आती है, तो इन चीजों को बड़े हार्मोनियस तरीके से, इसकी सामंजस्यता को स्थापित करना, विभिन्न संस्थानों, इन तीनों संस्थानों के बीच एक समरसता कायम करना, ये भी एक बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म इस संविधान में है। और संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले हम आते हैं, मैं संविधान पर सबसे पहले आने और संविधान की प्रस्तावना से संविधान को शुरू करने के पहले फिर मैं आपको वापस उसी जगह ले जा रहा हूं जहां पर से हमने शुरू किया था कि इवोल्यूशन, खुद का इवोल्यूशन, सेल्फ का सेल्फ से इवोल्यूशन, और ये इवोल्यूशन, ये एस्पिरेशन, ये एम्बिशन, और फिर ऑब्सेशन, पैशन, और फिर फाइनली रियलाइजेशन ऑफ कैरियर, रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम, रियलाइजेशन ऑफ योर ओन एस्पिरेशन, अचीवमेंट। और इसीलिए उस अचीवमेंट के रियलाइजेशन को पाने के लिए शायद हम यहाँ आज बैठे हैं, और शायद तभी प्रशांत जी ने इस व्याख्यान का नाम मोटिवेशनल क्लास के रूप में रखा है। अब मैं सीधे वहां से आपको जोड़ता हूं, इन सारी चीजों की पृष्ठभूमि में आपको सीधे जोड़ता हूं संविधान से। समय कम है, मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा और जो सारगर्भित बातें हैं उन पर ज्यादा फोकस करूंगा, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन 5 मिनट का, 10 मिनट का रखेंगे। जिनके कोई सवाल होंगे वो सवाल टेक्स्ट में अपना रखेंगे, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों का सारगर्भित और सार्थक जवाब दूं। अब मैं आता हूं संविधान। संविधान क्या है? संविधान कोई ऐसी कोरी कागजी कल्पना नहीं है जिसपे कुछ भी कह दिया गया हो और हम निकल पड़े उसके पीछे उसको मानने के लिए। हिंदुस्तान का संविधान विश्व के सबसे खूबसूरत संविधान में है। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल अतिरंजित विचार और ऐसे विचार जो कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी, इन दोनों विचारों का समन्वय है भारतीय संविधान। विश्व की जितनी खूबसूरत लोकतंत्र देशों की जो परंपराएं हैं, उनके जो कोड हैं, उनके जो संविधान हैं, उनके जो अलिखित संविधान हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, जो कस्टम्स हैं, जो प्रेसिडेंसेस हैं, जिसको हिंदी में नज़ीर कहते हैं, जो हम संविधान जब अभी आगे पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा नज़ीर, और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और जितने भी फैसले संसद और सुप्रीम कोर्ट करता है वो नज़ीर बनता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिडेंसेस, PRECEDENCE। तो जब इन सारी चीजों पर हम मंथन करेंगे तो वो जो एक्सट्रीम है और जो कंजर्वेटिव है,
उनका उनका संतुलन है भारतीय संविधान। विश्व के सभी देशों से लिया गया, बोरो किया गया उनकी खूबसूरत से खूबसूरत कार्य प्रणाली का एक कॉकटेल मिश्रण है भारतीय संविधान। भारत के उस समय के तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को मिलाकर संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें एक से एक पढ़े हुए लोग, एक से एक बुद्धिजीवी लोग, उनके मंथन से निकला हुआ दस्तावेज है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान की आत्मा है उसकी प्रस्तावना, उसका प्रियम्बल। मुझे लगता है मैं सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? जी सर। यस सर। सबको आ रही है, सबको आ रही है। तो भारतीय प्रस्तावना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरा का पूरा संविधान है भारतीय प्रस्तावना। पूरे के पूरे विश्व के मानचित्र पर एक खूबसूरत कोड ऑफ कंडक्ट है संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान मूलतः जब उसके हम 4 शब्दों में जाते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और फिर उसके पहले लिबर्टी, इक्वालिटी, इन शब्दों का जब हम एक शब्द का अध्ययन करें, लिबर्टी, ये शब्द अपने आप में एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में पिछले 70 सालों में लिबर्टी की व्याख्या बदल कर रख दी है। संविधान में उसके प्रस्तावना के होने और प्रस्तावना के महत्व के होने, इसकी व्याख्या इतने खूबसूरत अंदाज में अपने कई फैसलों में की है कि इसके पूरे के पूरे शाब्दिक निर्वहन की जो परिभाषा है उसको बदल कर रखती है। सुप्रीम कोर्ट हर मानव के और हर देश के नागरिक के हर उस पहलू को लिबर्टी मानता है जो उसका जब तक इस शरीर में जान है और जितनी भी उसकी कार्यशैली होगी, उसकी गतिविधि होगी, उसको एक आम आदमी के रूप में जो कानून ने अधिकार दिए होंगे, उन कानूनों के, आपके अधिकारों के संरक्षण को मरते दम तक सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कस्टोडियन की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने निभानी है, निभा रहा है। और यहाँ पर वो बात फिर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी को कोई एक वर्ड नहीं माना है। लिबर्टी एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है, एक सोच की यूनिवर्सिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों, एक व्यक्ति, एक आम आदमी, एक आम आदमी के संवैधानिक और मौलिक अधिकार, उसके कैसे जीवन और उसकी आजादी, उसकी स्वायत्तता के अधिकार से कैसे जुड़ा हुआ है इंटीग्रल वे में, ये खूबसूरती भारतीय संविधान की है। और अगर एक स्टूडेंट होने के नाते आपने अपने इवोल्यूशन के क्रम में लिबर्टी जैसे शब्द को और लिबर्टी जैसी शाब्दिक व्याख्या को अगर आत्मसात नहीं किया, अगर आपने अपने मौलिक, मूलभूत, संवैधानिक और मानवीय अधिकारों को समझा नहीं, अगर आपने अपने व्यक्तित्व में सापेक्ष धर्मनिरपेक्षता, जो अगला शब्द है सेकुलरिज्म, और एक सामाजिक समरसता को अंगीकार नहीं किया, तो आपका पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी इवोल्यूशन और पर्सनालिटी अचीवमेंट नहीं हो सकता।
संविधान आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व का विकास करता है, ये संविधान है। और खास तौर पर ये संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संसद पर आपकी निष्ठा, कानून पर आपका विश्वास, कानून बनाने की विधायिका की कार्य पद्धति से लेकर संविधान के अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न अधिकार प्राप्त संस्थान या व्यक्तियों की कार्य पद्धति, इन सब चीजों का बारीक अध्ययन जब आप संविधान के माध्यम से करेंगे और जब पूरे के पूरे कार्य व्यवस्था को आप समझेंगे, पूरे के पूरे सिस्टम को समझेंगे, लेजिस्लेटिव सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनालिटी को लिबरल बनाना होगा, सोशल बनाना पड़ेगा, मॉडरेट बनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने शुरू में जब ओपनिंग लाइन की, मैंने तब कहा था कि मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे सकता, मोटिवेशन आपको संविधान दे सकता है, मोटिवेशन आपको संविधान की प्रस्तावना दे सकती है, आपके अपने व्यक्तित्व को उभारने की और उस एक सपना देखने की, उस सपने को पूरा करने के लिए ये पूरे की पूरी जो समग्रता है, ये समग्रता की जो ये सामग्री आपके सामने में रखने के लिए जो एक छोटा सा व्याख्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका मकसद, जो इसका एंड ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आपको उस चांद को छूना है। अल्टीमेटली चांद आपकी मुट्ठी में होना है और कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सपना, कोई भी अरमान, कोई भी एस्पिरेशन असंभव नहीं है। आप पढ़िए उन लोगों की बायोग्राफी, आप समझने की कोशिश करिए उन लोगों का व्यक्तित्व, जिन लोगों ने सपना देखा, हासिल किया। फेल्योर और अचीवमेंट कोई मायने नहीं रखता। फेल्योर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, फेल्योर इज द की टू सक्सेस। अरे भाई, जो काम करेगा वही तो फेल करेगा। वो तमाम लोग जो फेल हुए, वो उठकर रेंगे, लड़खड़ाए, चले, दौड़े, भागे और उछाल मारी उन्होंने और चांद पर जाकर वो चांद तोड़ कर लेकर आए। उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनको समझिए, उनके व्यक्तित्व को समझो और उन चीजों को आप अपने व्यक्तित्व में अंगीकार करो, आत्मसात करो। अगर आई एम सॉरी, इंट्रोस्पेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इन चीजों को, एग्जीक्यूशन, इन चीजों को अगर आपने अपने व्यक्तित्व में खुद नहीं डाला, दूसरा नहीं डालेगा। मैं नहीं डाल सकता, प्रसाद जी नहीं डाल सकते। एक बात और, टेम्परामेंटल कमांड देश के युवा में अपार शक्ति है, हाथी की तरह। उस शक्ति का प्रदर्शन भी करना जरूरी है, लेकिन हर जगह नहीं। यानी अपने पर्सनालिटी के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आपको अपने टेम्परेचर पर ये कमांड होना चाहिए। आप पतंग उड़ाते, पतंग में साम दाम दंड भेद, ये चारों जो आर्ट है, जो कला है अपने अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, वो चारों नीतियां आप लगाते हो। आप धागे में ढील भी देते हो, आप धागे को खींचते भी हो, आप उसको लेफ्ट और राइट और उसको कलाबाजियां भी खिलाते हो। लाइफ का जो प्रोसेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचरता, ये बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल उसी तरह ड्राइविंग सीट पर बैठना है और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ, implementation and execution of objectivity of life in within yourself, introspection,
अपना एस्टिमेशन, अपना मूल्यांकन, सही मूल्यांकन, समर्थ मूल्यांकन, ये सारी चीजें एक साथ लाकर जो समग्रता बनेगी, वही समग्रता मोटिवेशन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है, बहुत बड़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको हमेशा जमींदोज रखती है, आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको सही और गलत की पहचान बताती है, शैतान और देवता के बीच की पहचान बताती है। और संविधान केवल एक संविधान कागजों में उकेरा हुआ पंक्तिबद्ध संविधान नहीं है हमारा भारतीय संविधान। इस प्रस्तावना को अगर आपने अंगीकार कर लिया अपने निजी जीवन में, आपका व्यक्तित्व का क्रमिक विकास होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत, आपको जीवन में सफल होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत, और आपको आसमान में परचम लहराने से इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मार्क माई वर्ड्स। हम वापस फिर आते हैं भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मैं थोड़ा एकेडमिक की ओर आपको ले जाता हूं। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स separation of powers between three institutions enshrined in Indian Constitution, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और इनके बीच कोई टकराव नहीं है। देखिए खूबसूरती, एक दूसरे के क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग ए प्रोबेबल स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपने नाम सुना होगा इस क्वाइन का, इस डॉक्ट्रिन का, जुडिशियल एक्टिविज्म। दरअसल जुडिशियल एक्टिविज्म कोई जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये जुडिशियल डिस्पेंसेशन ऑफ ड्यूटी है। जो जुडिशियरी समय के साथ वाइज हुई है, समय के साथ जजों ने अपने को रियलाइजेशन में डाला है, एक्चुअलाइजेशन में डाला है चीजों को समय के साथ। आज हम उस दौर में नहीं हैं जहां इमरजेंसी का दौर था और सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी में चुप रहकर अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई थी। आज हर आदमी का विकास होता है। आई बिकम वाइज एवरी डे, प्रशांत जी बिकम्स वाइज एवरी डे। अगर आपने वाइज होना हर दिन अपने को मना कर दिया और अपने को एब्सोल्यूटिज्म की धारा में रख दिया, उस दिन आपका पतन निश्चित है। हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखा, हर दिन नई नई चीजों की व्याख्या दी। और जब नई नई व्याख्या सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहकर देता रहा तो लोगों ने उसको नाम दिया जुडिशियल एक्टिविज्म। दैट इज नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे और भारतीय संविधान में न्यायपालिका के अधिकारों को पढ़ेंगे, और खास तौर पर न्यायपालिका के अधिकार, एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको कहते हैं रिट्स, जिसकी स्पेलिंग है WRIT। ये 5 रिट पिटीशन, 5 रिट केसेस, 5 रिट के प्रावधानों की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। एक भारतीय को, भारत के नागरिक को किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलत उसके साथ हो जाए, भारतीय संविधान उसको इतनी विराट और इतनी व्यापक शक्ति देता है कि वो अदालत का दरवाजा रात में 12 बजे भी खटखटा सकता है। शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम, और हम जिस दिन खटखटाने चले जाते हैं उस दिन लोग एक मिथ के नाते कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। नो, this is the beauty of Indian Constitution, that the activism of judiciary is not confined in Indian Constitution. That is unlimited, असीमित, इनफाइनाइट तक है। शायद सितारों को आप देख सकते हैं, आप न्यायपालिका के ताकत को आप भेद भी नहीं सकते। इतनी गहरी और इतनी शानदार ताकतें हैं उसके पास।
5 रिट पिटिशंस, रिट्स बताए गए हैं। आप आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सीधे अपने निवास क्षेत्र के हाई कोर्ट या आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट आप अपने उन अधिकारों की रक्षा के लिए उस कस्टोडियन के पास जा सकते हैं। एंड हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की तो बात ही छोड़ दो। 5 रिट पिटिशंस, रिट जो प्रिस्क्राइब है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, वो इतने ताकतवर हैं। और वो ताकत किसको देते हैं? आपको, एक कॉमन मैन को। इतनी ताकत देते हैं, इतनी ताकत देते हैं कि उतनी ताकत इस हिंदुस्तान में जो सबसे टॉप आईएएस और प्रधानमंत्री है उसको भी इतनी ताकत नहीं है जितना उस रिट के माध्यम से एक गरीब आदमी को जितनी ताकत है, एक आम आदमी को जितनी ताकत है। एक रिट है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्सियोरेरी। इस 5 रिट को आप पढ़ो। ये एक एक रिट की व्याख्या, उसकी परिभाषा, उससे निकलने वाला ब्लास्ट, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है अपने आप में। वो आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। आज क्यों कहते हैं सब लोग मुझे कहते हैं, आप वकील हैं, मेरे से बात होती है कभी लाइट मूवमेंट में, सब लोग कहते हैं सारा काम तो वकील ही करता है देश का। सारा काम तो आज़ादी के संघर्ष से लेकर और आज तक देश की व्यवस्था वकील ही चला रहा है। वकील तो खैर चलो एक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने पढ़ा है वो वकील नहीं भी है, पॉलिटिकल साइंस जिसने पढ़ा है वो वकील नहीं भी है। ये इतने ताकतवर विषय हैं, इतने शक्तिशाली विषय हैं कि ऐसा विषय तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं तो कानून की अभी बात ही नहीं कर रहा, और बल्कि कानून तो निकला ही यहीं से, पॉलिटिकल का साइंस से कानून निकला। पॉलिटिक्स को साइंस बनाया गया, इससे बड़ा कानून और क्या होगा? विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान होगा। पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज साइंस। आप समझो, आपको सीधे ब्रह्मांड से जोड़ दिया गया पॉलिटिक्स को। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, तो आधा मोटिवेशन तो आपको वहीं पढ़ करके मिल जाएगा। कितनी शक्तिशाली बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़कर अंगीकार करिए। आपको दूसरे ही दिन लगेगा कि आप हवा में तैर रहे हो, आपकी ताकत जो है वो जमीन से आसमान पर पहुंच गई। इन चीजों का रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन एकेडमिक्स के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व करना, दैट इज द रियल मोटिवेशन। एंड दैट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम योर ओन डेवलपमेंट ऑफ एंड हैबिट ऑफ स्टडी, रीडिंग एवरीबडी, रीडिंग एवरीथिंग। इस ब्रह्मांड में जो भी विषय है, अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ेगा अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और इनको समझना है, और इन पर आधारित अपना मूल्यांकन करके और निश्चित रूप से उसका डिस्पेंसेशन करना, ये आपको लॉन्ग रन में अचीवमेंट देगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जब हम रिट की बात करते हैं तो उस रिट में एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए
कि आपको आपकी जो लाइफ और लिबर्टी है, आपकी निजता है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा है, आपका व्यक्तित्व है, आपका घर है, आपकी आमदनी है, आपका रोजगार है, आपका परिवार है, इन हर चीजों का ध्यान रखने का दायित्व आपके उस गार्डियन के पास है, जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, और जो रियल गार्डियन और कस्टोडियन है भारतीय संविधान का। आपके किसी कोई मित्र की किडनैपिंग हो जाती है, कोई गायब हो जाता है, किसी का कोई पता नहीं चलता है। हेलो, ये आवाज आ रही है? इसमें से कुछ, हेलो? यस सर। हाँ हाँ हाँ, मेरी वीडियो शायद गायब हो गई है, कोई बात नहीं। नो सर, वी कैन यू। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वीडियो भी ठीक है सर। तो मैं आ रहा हूँ अपने उस पे पॉइंट पे कि ये जो अवधारणाओं का विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है, इनसे रूबरू रखना, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको लाइफ में देता है। मैं एक बात बता रहा था कि आपके कोई बंदा गायब हो जाता है, आप हेबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो और आप कोर्ट से सवाल कर सकते हो कि यह आदमी गायब है, सब व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है। उस व्यवस्था को कुछ करने से लेकर उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने तक की गार्जियनशिप की भूमिका और एक्शन की भूमिका न्यायपालिका निभाती है। ये खूबसूरती है भारतीय संविधान। ये चीजें मोटिवेट करती हैं आपको इस राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करने के लिए, इस राष्ट्र का बनकर, इस कैरियर अपना बनाकर इस राष्ट्र के लिए कुछ करने गुजरने की जो एक अवधारणा है, वो भारतीय संविधान आपको उससे परिचय कराता है, आपको मोटिवेशन देता है। तो इन सारी चीजों की समग्रता में जब आप जाएंगे और भारतीय संविधान गलत करने वालों को कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, राज्यपाल के अधिकार क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्या होंगे, प्रेसिडेंट के अधिकार क्या होंगे। आप देखो, कर्नाटका असेंबली में कोई क्राइसिस आता है, गोवा का असेंबली में कोई क्राइसिस आता है, उत्तराखंड असेंबली में कोई क्राइसिस आता है, रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। और न्यायपालिका किस तरह से इस संविधान के अंदर रहकर कैसे काम करती है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारी चीजें इतनी खूबसूरत है कि भारतीय संविधान हर आम आदमी की आत्मा है। मैं तो यहां तक कहता हूं, भारतीय संविधान को आप सबों को पढ़ना चाहिए। उसमें जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो ड्यूटीज हैं, भारत के नागरिकों के लिए जो ड्यूटीज रखी गई हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सबों के लिए जो रेखा उकेरी गई है कि ये कैसे काम करेंगे, इनकी कार्यप्रणाली क्या होगी, ये सारी चीजें उस भारतीय संविधान में हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। आपको इस देश के फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उनके अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहिए। और अभी तक भारतीय संविधान में जितने संशोधन हुए हैं, और इसी संविधान में वो अनुच्छेद 370 भी है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और उस दर्जे को भारतीय सरकार ने इस समय छीन लिया। वो मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के आगे, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट, उस पर न्यायपालिका क्या फैसला देगी वो एक अलग बात है। लेकिन अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 आपको पढ़ना चाहिए।
कि क्यों एक स्टेट को 371 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज भी पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा अनुच्छेद 371 के अंतर्गत प्राप्त है, जिसमें मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, जो अपने 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, कुछ ट्राइबल राज्य हैं। झारखंड में भी अनुच्छेद 371 की कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन की गई है, छत्तीसगढ़ में की गई है, अंडमान निकोबार में की गई है। अनुच्छेद 356 है, जिसमें केंद्र सरकार को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी राज्य सरकार को कभी भी बर्खास्त कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर के कोलैप्स होने के ग्राउंड पर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये पाया, जब आप एसआर बम्बई का केस पढ़ेंगे, कि एक्सट्रीम, इफ देयर इज नो एक्सट्रीम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ब्रेकडाउन, implementation or use of article 356 is like an abuse of 356। तो कालांतर में इतना आसान नहीं रह गया अनुच्छेद 356 को लागू करना। आपको पढ़ना चाहिए अनुच्छेद 356, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको आर्टिकल 299, 300 भी पढ़ना चाहिए कि इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने और लेखकों ने कितनी खूबसूरत प्रावधान किए हैं। आज जो फेडरलिज्म की व्यवस्था की बात हम करते हैं, जिसको हम संघवाद कहते हैं, और हमारा संघवाद एक मॉडरेट संघवाद है, न ये अमेरिका की तरह है और न ये कॉमनवेल्थ जो यूएसएसआर था किसी समय में, ये इस दोनों का मिला रूप है। तो उस हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत फेडरल स्ट्रक्चर है, और न्यायपालिका ने इसको इंटरप्रेट करके समय के साथ वाइज इंटरप्रिटेशन दे करके इतना खूबसूरत बनाया है कि उसको समझने के लिए जरूरत है एक ऐसे वैचारिक क्षमता की, जो वैचारिक क्षमता, फिर मैं वहीं पर आऊंगा कि आपको अपने आप अपने अंदर से इवॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप उसको इवॉल्व नहीं करेंगे, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए केवल शाब्दिक व्याख्या नहीं चाहिए आपको, कि you need not have to go into the literal meaning of these words. You need to evolve or accept it in its total meaning. आपको पूरी टोटलिटी में इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और जब आप इनको समझने लगेंगे चीज़ों को, आपको खुद लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है। फिर संविधान की मैंने आपको प्रस्तावना बताया, और इस प्रस्तावना का एक एक शब्द इतना डिटेल है, इतना डिटेल कि एक एक शब्द पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपने इनका समग्र अध्ययन नहीं किया तो ये इतना आसान नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यूज इंडियन, जब आप किसी को कहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इन विषयों का क्लिनिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। फिर आर्टिकल 14 है संविधान में, आर्टिकल 12 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जहां से समानता की बात आती है। आर्टिकल 19, 20। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं भारतीय संविधान के बारे में। आपने सुना होगा, बहुत लोग इसका विरोध करते हैं, बहुत लोग समर्थन करते हैं, और आज भी मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का ये सबसे विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज तक का, और वो है रिजर्वेशन, जिसको हिंदी में आप कहते हो आरक्षण। सही है, गलत है, इसके पीछे हिंसा भी हुई है, बहुत बहस हुई है, और आज भी बहुत बहस होती है, और ये बहस अंतहीन है।
लेकिन ये आरक्षण आया कहां से? ये आरक्षण बीपी मंडल से नहीं आया, ये आरक्षण भारतीय संविधान से आया। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को कभी पढ़ो और उसको गौर से पढ़ो और उसकी व्याख्या देखो। वो सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता, सामाजिक अवसर, सामाजिक रूप से हर तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच। जिनको जो जाति के तहत जो मार्जिनलाइज्ड हो गया जो क्लास, उस क्लास के अपलिफ्टमेंट की बात करता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां से आरक्षण की बात करता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतनी खूबसूरती के साथ परिभाषित किया इंदिरा साहनी के केस में, तो अचानक से जो सड़क पर हिंसा और प्रदर्शन हो रहे थे, वो सारे के सारे हिंसा और प्रदर्शन की चीजें खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का इतना तार्किक हल निकाला और इतनी तार्किक बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी। जब आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाकई में आरक्षण एक बहुत परिपक्व ऐसी विधा इवॉल्व की है सुप्रीम कोर्ट ने, जो वाकई में बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के। ये एक इंटरप्रिटेशन वहां से आता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 28, 29, 30, अभी मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। सबरीमाला, ट्रिपल तलाक, फिर अभी जो अजान पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ये सारे कॉन्सेप्ट राइट टू रिलीजियन, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ ए माइनॉरिटी and right to religious institutions, educational institutions and religious institutions। आज 50% आरक्षण आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज चले जाओ, आप जामिया यूनिवर्सिटी चले जाओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाओ, माइनॉरिटीज़ को 50% रिजर्वेशन है। ये सारा इवोल्यूशन आपको इन आर्टिकल्स में उसका जवाब मिलेगा। ये तमाम अधिकार, आपको धर्म का अधिकार है, आपको पूजा का अधिकार है, आपको अपनी उपासना पद्धति को अपनाने और उसका निर्वहन करने का अधिकार है। ये सारा अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है। और अगर कोई आपके इस अभिमान, अधिकार रूपी अभिमान पर तनिक मात्र भी हमला करता है, तो न्यायपालिका एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वहां बैठा हुआ है आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और जब आप इन सारी चीजों को समग्रता में जानेंगे तो एक मोटिवेशनल डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आएगा। और यही खूबसूरती है भारतीय संविधान को पढ़ने की। भारतीय संविधान एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अब आपके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब है। हिरोशिमा और नागासाकी में तो इसका नकारात्मक इस्तेमाल किया गया था। मैं चाहूँगा आप इसका रचनात्मक इस्तेमाल करें, सृजनात्मक इस्तेमाल करें। यू मस्ट गो फॉर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्शन। और जब आप इन चीज़ों को विचार के स्तर पर सोचेंगे तो अपने आप मोटिवेटेड होंगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। तो आपको अपने अंदर छुपे एबिलिटी और कैपेबिलिटी को निकालना है एकेडमिक्स के माध्यम से। इसको मैं कहता हूं दिस इज मोटिवेशन। मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, प्रशांत जी आपको मोटिवेशन नहीं दे सकते, इसलिए मैंने पहला वाक्य शुरू किया था। अब फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 के बाद आगे बढ़ो। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी को डिफाइन किया गया है, उनके पावर्स, उनके
उनके उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज, उनकी एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स की डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन, टीएन सेशन। आप याद करो, टीएन सेशन से पहले कोई नहीं जानता था इलेक्शन कमीशन के पावर्स को, एंड टीएन सेशन इज द फर्स्ट पर्सन who made this country to know what the powers of election commission could be and to what extent it could be. तो टीएन सेशन ने अपने दम पर अपने अधिकारों को जाना, उनको प्राप्त किया, उनको इस्तेमाल किया और अपने व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन किया और एक नई व्यवस्था दी हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में एक नई तारीख में नई चुनाव पद्धति लिखी। जो करप्शन प्रिवेल करता था इलेक्शन में, वो करप्शन को उसने भेदने का काम किया। आपका भी कोई एम्बिशन है तो कोई टारगेट है, उस टारगेट को मीट करने के लिए आपको इवोल्यूशन लाना है अपने आप का। एक तपस्या है, हर दिन खुद से लड़ाई है। और ये तपस्या, ये संबलता, ये लड़ाई, ये स्ट्रगल, ये फाइट, ये वॉरियरशिप जिस दिन आपने रियलाइज कर लिया, उस दिन ये चांद आपकी मुट्ठी में होगा। अब फिर आप आगे बढ़े संविधान में थोड़ा थोड़ा। तो संविधान हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की चौहद्दी, हिंदुस्तान की सीमा, हिंदुस्तान की सीमा के बाहर भी हमारी भूमिका, हमारी वैदेशिक नीति, हमारी कूटनीति, हमारी सामरिक नीति, हमारी राजनीति, इन सारी चीजों को भी संविधान निर्धारित करता है। तो संविधान का अध्ययन सिर्फ संविधान को जान लेना शाब्दिक रूप में ये नहीं है। उसी तरह से मोटिवेशन को शाब्दिक रूप में समझ लेना ये मोटिवेशन नहीं है। उसके असली स्पिरिट को जानना, उस आपको डीप डाउन आपको गोता लगाना होगा। और ये ज्ञान, ये अध्ययन, ये नॉलेज, ये आपको मिलेगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे। बगैर ज्ञान के आप कहते ना, अरे ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है। आप शशि थरूर को देखो, लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स लिखता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग रीडर है, रीडरशिप है उसकी। कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी आदमी। ये ज्ञान उसने भी इसी तरह इवॉल्व किया है। कहीं से आपको प्लाटर में नहीं मिलेगा, थाली में परोस करके नहीं देगा कोई। नाम प्रशांत जी ने भले लिख दिया मोटिवेशनल क्लास, लेकिन ये एक हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस देश का नागरिक है, जो इस समाज का प्रबुद्ध वैचारिक इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। उसको उस रूप में सोचने की जरूरत है। आपको ज्ञान के लिए बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। नियमित रूप से समाचार पत्र भी पढ़ना चाहिए, पत्रिकाएं भी पढ़नी चाहिए। हर उन लोगों का टिप भी लेना चाहिए जो कामयाब हैं, जिन्होंने चांद को छुआ है और चांद को अपनी मुट्ठी में कैद किया है। उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है। नकारात्मकता तो छूनी भी नहीं चाहिए, दूर दूर तक। नहीं से तो शब्द आपका जीवन में शुरू ही नहीं होना चाहिए। और उस आदमी की संगति और सत्संग तो अभी से छोड़ देना चाहिए जिसके जीवन का मर्म नहीं से शुरू होता हो। क्योंकि जहां नहीं है, इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। यानी अगर नकारात्मकता को ने आपको छू भी दिया ना, तनिक छू भी दिया, तो इसका संक्रमण इतना भयानक है,
इतना भयानक है कि आपके मोटिवेशन को कोलैप्स कर देगा। तो ऐसे किसी भी आदमी की संगति में तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। जो नेगेटिविटी की बात करते हैं, नेगेटिव ऑरा की बात करते हैं, आपको हतोत्साहित करने की बात करते हैं, आपको प्रोत्साहित करने की बजाय आपके संकल्प, आपके बीड़े और आपके अरमान और आपकी इच्छाओं को से आपको डिगाने की रोज आपको बात करते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, आपकी येलिंग करते हैं, बुलिंग करते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं, मुंह पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर इन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो तो हमारा मोटिवेशन जीरो -150 में चला जाएगा। हमारा पॉजिटिविज्म सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। हम कुछ भी, हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसका इतिहास हम खुद लिखेंगे। हम फेल भी होंगे तो हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे और उस फेल से हारेंगे नहीं। याद करेंगे माउंटेन मैन को, जिसने अकेले दम पर एक पहाड़ को काट दिया, हिमालय को तोड़कर नदी बहाने की क्षमता, वो ताकत, वो ऊर्जा और उसका चैनलाइजेशन, उसका रियलाइजेशन, उसका एक्चुअलाइजेशन और उसका ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन, दिस इज मोटिवेशन। और इसको आपने अगर कैपिटलाइजेशन कर लिया इसका जीवन में, तो आपके एम्बिशन को पूरा करने से इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप देखो, घर परिवार, दोस्त यार, समाज, कुनबा, माँ पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ दिया, निकल पड़े देशाटन पर। गौतम बुद्ध निकल पड़े पत्नी को सोती हुई छोड़कर और एक बौद्ध धर्म की संस्थापना की। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अध्ययन करके आपको ज्ञान प्राप्त होगा, यही ज्ञान जीवन में संपूर्ण है और यही आपको ले जाएगा आगे, चांद को मुट्ठी में करने की ताकत देगा। और कोई भी चीज आपको कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये सारी चीजें संविधान को जानने के लिए, संविधान को अपनाने के लिए, संविधान को समझने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। और जब हम संविधान की बात करते हैं तब हम राजनीति शास्त्र की बात करते हैं। और राजनीति शास्त्र कुछ नहीं है, संविधान की प्रस्तावना ही राजनीति विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है। जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उस प्रस्तावना का अगर आप विस्तार स्वरूप देखेंगे तो वही राजनीति शास्त्र है। एरिस्टोटल और प्लेटो से लेकर ऑस्टिन तक लिबर्टी, इक्वालिटी, सोवर्निटी, संप्रभुता, समरसता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, यही राजनीति शास्त्र है। और अगर संविधान एक वृक्ष है तो राजनीति शास्त्र उसका ऑफस्प्रिंग है, उसकी जड़ें हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसका फाउंडेशन है, उसका विचार है, वैचारिकता है उसमें। और जो इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान के प्रस्तावना की, वही तो राजनीति शास्त्र है। और राजनीति शास्त्र क्या है? वैचारिक व्याख्या, राजनीति की वैचारिक व्याख्या। राजनीति वो राजनीति नहीं है जो लालू यादव जेल में बैठकर कर रहा है, वो तो छद्म राजनीति है। राजनीति के नाम पर वो एब्यूज ऑफ पॉलिटिक्स है। This is not politics and this is not political science.
राजनीति तो एक गंगा की तरह है, निश्चल है, पवित्र है। तो उस राजनीति विज्ञान को आपने अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ लिया तो आपने पूरा का पूरा राजनीति विज्ञान समझ लिया। और आप जिस दिन आपने ये समझ लिया कि राजनीति और एब्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, उस दिन आप में एक नया मोटिवेशन रूप लेगा कि व्हाई नॉट। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि है जॉन मिल्टन, उन्होंने कहा था कभी कि इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स यू आर सब्जेक्टेड टू बी गवर्न्ड बाय द स्काउंड्रल्स। तो राजनीति शास्त्र, संविधान, इनका अध्ययन और इससे मोटिवेशन, इसको सोर्स बनाना आपके मोटिवेशन का, आपके जीवन को मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें समग्रता में आपको समझने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया उस दिन चांद और चंद्रमा और आपकी मुट्ठी दोनों सापेक्ष होंगे। एक बात और, ये जो आपके व्यक्तित्व के ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरनल इवोल्यूशन का जो सेतु है, ये जो हाईवे बनाओगे आपने एक हाईवे बनाना है। और ये जो आप हाईवे बनाओगे इसमें आपका पैशन, आपका ऑब्सेशन, आपका पागलपन, आपका सनक, ये दिखना चाहिए। निष्ठुरता, प्रोफेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, फोकस, आपका उद्देश्य वो चांद है, आपका टारगेट वो चांद है। जैसे महाभारत में अर्जुन का टारगेट वो मछली की आंख थी, उसको कुछ दिखता ही नहीं था। ये मोटिवेशन है और ये आपके अंदर छुपा बैठा है, इसको निकालना है। टारगेट ओरिएंटेड बनना, पागलपन, पैशन, ऑब्सेशन, ये चीजें जब आप संविधान में पढ़ेंगे आपको लगेगा इतना आसान नहीं था भारतीय। आपको खुद एहसास होगा यार इतना खूबसूरत भारतीय संविधान कैसे बना लिया हम लोगों ने, कितना संघर्ष किया होगा भारतीय संविधान सभा ने। हजारों संविधानों की प्रतिलिपियों की मैन्युस्क्रिप्ट, उसका ज्ञान लिया गया, उसका अध्ययन किया गया। कोई भी टारगेट इस तरह से पूरा नहीं होता है, उसको अचीव करना होता है और उसके पीछे छुपी होती है एक लंबी तपस्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, अनुसंधान। तो इन सारी चीज़ों का जो है आपके जो सवाल, जो अभी भी टॉपिक हम आएंगे मोटिवेशन में। और ये जब आप हाईवे बनाओगे और उस हाईवे पर जब आपकी गाड़ी चलेगी तब आपको लगेगा कि वाकई में ये कोई शॉर्टकट नहीं है इस हाईवे पर पहुंचने का, ये लॉन्ग कट से भी सबसे लंबा कट है। ये असली मोटिवेशन है और ये मोटिवेशन मैं नहीं दे सकता। मैं तो छोड़ो, आपको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो फेसबुक पर आते हैं, ABCD में नाम नहीं लेना चाहता किसी, वो स्पीकर्स कुछ नहीं देगा आपको जब तक आपका अपना इंट्रोस्पेक्शन लाइफ में, लाइव टेलीकास्ट, आपको अपने अंदर लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है। और ये लाइव टेलीकास्ट जो है वो बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोटिवेशन, इसको मैंने ऐड करके एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है। लगभग 1 घंटे तक मैंने अपने विचार आपको रखे हैं। मैंने कोशिश किया है, भटकूं नहीं, समय की सीमा होती है और अगर अपन भटकें तो इस वैचारिक जो बातें हैं उसमें भटकाव फिर कहीं हाईवे पर लाएगा, उसी हाईवे पर, लेकिन फिर वो बहुत लंबी बातें होंगी। क्रमिक रूप से इस तरह के व्याख्यान होने चाहिए। प्रशांत जी का बहुत अच्छा प्रयास है और प्रशांत जी को मैं
यही कहूँगा कि वो ऐसे 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 वैचारिक व्याख्यान वो रखें और हर तबके के लोगों को इस व्याख्यान में आमंत्रित करें। उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत संयम से मुझे सुना। और इस टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद जिसने कोई व्यवधान नहीं होने दिया। नहीं तो कई बार व्यवधान हो जाता है। और मेरी आप सबों से अपेक्षा है और ये विशेष हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आप अपने अंदर के पर्सनालिटी इवोल्यूशन को अंजाम देंगे और उसके लिए जो भी टिप्स आपको दिए जाएं उन टिप्स का इस्तेमाल करके एक तपस्वी की तरह, एक पागल की तरह इसमें जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। कोई क्वेश्चन आंसर अपन 5 मिनट 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन। और बाकी प्रशांत जी को मैं चाहूँगा कि प्रशांत जी कुछ कहना चाहें, अपने विचार रखना चाहें तो वो बताएं। आज तुम्हारा समय है, तुम्ही को बोलना है। तो मैंने तो अपनी सारी बातें आप सबों के सामने में रखी हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मैं अपनी बातें कहने में कामयाब हो पाया हूँगा, एक संदेश देने में कामयाब हो पाया हूँगा। और बाकी कामयाबी का सफ़र समय तय करता है, वो समय तय करेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी किसी को को कुछ बोलना है? हाँ, हाँ कुछ बोलना है तो आप अपने विचार रख सकते हैं। तो कोशिश करो आप अपने विचार 30 सेकंड में, 60 सेकंड में उसको कॉम्प्रीहेंड करो। आप हैंड रेज कीजिए, जिसको जिसको भी जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। यस सुधा, गो अहेड। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा नेटवर्क नहीं जाने की वजह से तो हम स्टार्टिंग से ही नहीं सुन पाए, बीच से सुने, लेकिन हाँ उसमें से सुने कि मतलब बताइए। जब आप बता रहे थे ना कि मतलब वैसे लोगों से दूरी बना के रखिए जो आपके मतलब मन को मतलब हतोत्साहित करते हैं। हाँ तो उसमें सबसे बड़ा हमको लगता है कि उसमें यदि सीखने वाले को या जो भी है जिसका मतलब मनोबल नीचे गिराया जा रहा है, यदि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे लो होते जाएगा। उसका सीखने का मतलब सीखने का एक्टिव जो भी बोले। हाँ आगे बोलिए। तो यदि उसके मतलब मन वो में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो जो हमको बोल रहा है या फिर मेरा मनोबल गिरा रहा है, तो उससे हमको मतलब इग्नोर यदि करेंगे तो शायद कॉम्बैट। ओके ओके, मनोबल नहीं है। मतलब ये वो कहना चाह रही है कि कई बार कैसे मैं समझ गया इनके प्रश्न को, मैं इनके प्रश्न को समझ गया। कई बार क्या है मैडम? ही इज फ्रॉम गोड्डा। अच्छा कई बार क्या है कि छोटा सा संक्रमण, जख्म, नासूर, कई बार संक्रमण के स्तर पर ही ऑपरेशन अनिवार्य होता है। आप जिसको समझ रहे हो कि इग्नोर करके आपका आत्मविश्वास, उसको इग्नोर करके आपका आत्मविश्वास उसको सुपरसीड कर देगा और हावी हो जाएगा, कई बार उसका उल्टा प्रभाव भी होता है। क्योंकि नकारात्मक ताकतें सकारात्मक ताकतों पर हमेशा भारी पड़ती है, जो मेरा मानना है। तो यस सर। इससे पहले कि नकारात्मक ताकतें आपको प्रभावित करें, आपको उनका ऑपरेशन कर देना है और इग्नोर नहीं करना, उसको ऑपरेट करके उन 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 स्रोतों को अपने से दूर अलग कर देना है, काट करके फेंक देना है हिंद महासागर के बीचों बीच जाकर, यस ताकि सर। दोबारा वो दूर दूर तक आपके पास ना आ पाए। और आप 1 हफ्ते के लिए इसको करके देखो।
एक प्रयोग के तौर पे। हाँ सर, हम ये मेरा प्रैक्टिकल है, मतलब जितना भी मनोबल गिराया जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब शायद हम कुछ जानते ही नहीं है, मतलब हाँ। धीरे-धीरे माइंड लो होते जाता है और फिर हम धीरे-धीरे इग्नोर करना शुरू किए तो लगता है कि नहीं, हम धीरे-धीरे सीख रहे हैं और जान रहे हैं, पहले का बहुत याद बहुत है, ऐसा कुछ बहुत लगता अच्छी है। बात है। हाँ योगमाया, आस्क योर क्वेश्चन। योगमाया, यस सर। प्रणाम सर। सबसे पहले धन्यवाद सर अच्छा, कि एक इतना। बात और है, जो जिन लोगों ने ये सुना नहीं होगा, मेरे ख्याल से प्रशांत जी इसको रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे उपलब्ध होंगे, करा, हम है रिकॉर्ड ना? उपलब्ध करा देंगे, हाँ, तो प्रशांत जी यूट्यूब पर उसको, डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब पे प्रशांत जी डालेंगे। और आप सब इससे हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है, और आप सबों को उस प्रयास से कितना लाभान्वित हम लोग कर पाएंगे, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट जो है वो 100% मिलेगा। रूबी ने गिलास पानी पिला। हाँ, योग माया जी बताइए। यस सर। सबसे पहले धन्यवाद सर, आप इतना क्वालिटी टाइम निकाल के हम लोगों के लिए आए। प्रशांत सर का भी थैंक यू कि हमारे लिए इतना अच्छा व्यवस्था किए ना। सर हमको थोड़ा सा है, ये मेरा इनर फीलिंग है कि जब भी मोटिवेट होते हैं सर, कि लगता है ना कि हम बहुत कुछ करेंगे या फिर इस तरह से अपना शेड्यूल बदलेंगे, इस तरह से करेंगे, बट ये चीज ना थोड़े, मेरे साथ ये दिक्कत है कि थोड़े दिनों तक तो अच्छी रहती है और उसका रिजल्ट भी दिखता है। उसके जब जब बाद प्रयास बुलबुला फट जाता। यस सर, एक्चुअल प्रॉब्लम है सर कि बहुत लॉन्ग टाइम तक मोटिवेशन नहीं रह पाता है मेरा। तो वो क्या एक चीज हो सकता है या एक बात जो हमको हमेशा मोटिवेट करता रहे या मेरी फीलिंग्स को लो नहीं होने दे, हम मेहनत कम ना करें, क्योंकि हम, मेरी असफलता का कारण मुझे पता है सर कि मेरी मेहनत कम हो जाती है वहाँ पे, है ना? हाँ, ये बात तो तो है। देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि जो भी जिंदगी में आपने अपने टारगेट को निर्धारित किया है, मुझे नहीं पता आपका टारगेट क्या है, और हर लोगों का अपना एक टारगेट होता है। पैसा कमाना, बहुत बड़ा अधिकारी बनना, बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत बड़ा अपने कैरियर में या अपने फील्ड में बिल्कुल टॉप लेवल तक जाना, ये एक कुछ अवधारणाएं होती हैं ऑब्जेक्टिविटी के प्लेटफॉर्म पे, जो इंसान अपने लिए एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विश लिस्ट बनाता है। तो आपको इस उम्र में वो विश लिस्ट नहीं दिखती, लेकिन वो विश लिस्ट आपकी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड, संरक्षित रूप में पड़ी होती है। आप उस संरक्षित, जो आपकी विश लिस्ट है, जो आपका सपना है, जो आपका एस्पिरेशन टारगेट है, उसको आप अंदर से निकालो और उसको रखो, और आपको उस पर, जिसको जब आप तीरंदाजी करते हो या निशानेबाजी सीखते हो, तो आप बुल में हिट करते हो, जो जो एक आँख होती है कैनवास के बीचों बीच। तो उस कैनवास के बीचों बीच आपके जो टारगेट है वो आपको दिखना चाहिए, और सोते जागते यू ईट दैट टारगेट, यू ड्रिंक दैट टारगेट, यू स्लीप दैट टारगेट, यू ड्रीम दैट टारगेट। और वो टारगेट जब तक आपके दिमाग में पागलपन की हद तक सवार होकर आपको ड्राइव नहीं कराएगा, तब तक लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस आपका नहीं होगा। और आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस है, उसके लिए सिनिकल, पैशनेट, फैसिनेटिंग टारगेट जो है, वो आपको पागलपन की हद तक उसको पहले निकालना अपने आत्मा से, फिर उसको निकाल कर रखना, और फिर उसको फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है। प्रशांत जी, आप क्या कहते हो? थैंक यू सर। बिल्कुल, छोटा छोटा गोल बनाइए, एक एक करके गोल को जो है सो फुलफिल कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। गोल, देखिए प्रशांत जी ने कितनी बड़ी बात कही है, विश लिस्ट यही गोल है।
GOAL, गोल। आपका मकसद जीवन का है ही नहीं ना योग माया जी। आपने कहा कि मैं कुछ दिन करती हूं फिर छोड़ देती हूं, तो आपके जीवन का मकसद ही नहीं है पहले तो जिसको प्रशांत जी ने गोल कहा उसको हिंदी में मकसद कहते हैं। और जिस दिन आपने अपने जीवन को जीने और जीवन को प्राप्त करने का मकसद ढूंढ लिया, उस दिन आप लॉन्ग टर्म रेस में भागोगे, शॉर्ट टर्म रेस में नहीं भागोगे। तो ये मकसद, ये छोटे छोटे गोल, ये बहुत जरूरी है जीवन में। और गोल इंसान को जीवन जीने, और जीवन इतनी खूबसूरत, भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है आपको। इस खूबसूरत जिंदगी में ऐसा गोल बनाओ कि ये दुनिया आपको याद करे, याद रखे। आप अपने आप में को कभी शर्मिंदा ना करो। जीवन जीने का एक मकसद आपको मिले, तभी ये जिंदगी और खूबसूरत बनेगी और रंगीन होगी। तो प्रशांत जी ने $1 मिलियन बात कही है, गोल, गोल एंड गोल। हाँ, थैंक यू सर। मेरे ख्याल और से कोई? आज के लिए इतना काफी है। राहुल पांडे, हाँ, गीता, गीता। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, राहुल पांडे पूछिए। नमस्कार, बताइए। सर मेरा तो क्वेश्चन जो है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से है, क्योंकि आप अच्छा, हाँ, तो आप तो इस चीज को मतलब काफी नजदीक से मतलब वो कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो चीज मतलब संविधान ने आपने बताया कि बहुत खूबसूरत संविधान है, बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है हमें, और मतलब हर एंड से संविधान हमें जो है बचा रहा है, या फिर गार्जियनशिप एज अ सुप्रीम कोर्ट गार्जियन बन के हमारा वो कर रहा है। बहुत बट अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने पूरे स्पीच को 2 लाइन में बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। आई एम ग्लैड। जी सर, बट इसी को लेके कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे माइंड में कि समहाउ से होता है कि इन प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या हो जाता है कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो राइट्स जो एक्चुअल में होना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, या समहाउ क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपना जो डिसीजन एक बार लेती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है उस हिसाब से। तो उसको लेकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं पे चूक जाती है अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करने में, या उस तरीके से इम्प्लीमेशन नहीं हो पाता है? जवाब बात तो बहुत अच्छी आपने कही है, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपने पूछा, इसका मतलब आप सब कुछ समझ गए और बहुत अच्छे से आपने समझा है। मेरा ये मानना है कि चूक कौन करता है, आप मुझे ये बताओ। जो सुधार की कोशिश कर, जो काम करेगा, है ना। तो अभी मैंने आपको एक बात कही, why to see the negative side of a system, let us see the positive side of the system। तो आप उस पॉजिटिव साइड के सिस्टम को देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म को समझो, जुडिशियरी की ताकत, और जुडिशियरी के माध्यम से हम और आप जैसे एक आम आदमी की ताकत, और उस ताकत के बल पर आपको अपने टारगेट को पूरा करने की जो ताकत आपको मिली है, उन सारी चीजों की टोटालिटी में अगर इसको आप मूल्यांकन करोगे तो एक आधा चूक, 2-4 चूक, छोटी मोटी चूक कोई मायने नहीं रखती। हाँ, आप ये अगर इवेल्युएट करोगे कि पिछले 70 सालों में या 75 सालों में, जब से देश आजाद हुआ, गणतंत्र बना और सुप्रीम कोर्ट को असीम इस संविधान ने अधिकार दिए, और उसमें कितनी चूक हुई और कितना सकारात्मक
और क्रांतिकारी बदलाव के कार्य हुए। तो हम एक दो चीजें नकारात्मकता के स्तर में उसका मूल्यांकन करने की बजाय हमें तो इग्नोर करते हुए आशावादी दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिविज्म ही है लाइफ में जो आपको टारगेट भी देगा, गोल भी देगा, गोल करवाएगा भी, और आपके मुट्ठी में चांद आएगा, ये तय है। तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, दिल्ली में ही है। अच्छा, दिल्ली में, बहुत अच्छा। क्या करते हो दिल्ली में? सर अभी स्टार्ट किए। हाँ, प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं सर यूपीएससी। अच्छा, ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप? जी। क्या चीज में ग्रेजुएशन है आपका? मैथमेटिक्स। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में लक्ष्मी नगर में ही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम्हारे पास में गीता, आस्क योर क्वेश्चन। गीता। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। नमस्कार, बताइए। थैंक यू सर, इतना अच्छा हम लोग का मौका मिला है। हाँ, और प्रशांत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिए हैं। सर ऐसे मेरा क्वेश्चन तो राहुल पांडे के द्वारा ही सॉल्व हो गया है, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है कि संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था स्वरूप को व्यवस्था को जानते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, हाँ। लेकिन सर पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल को ब्रह्मांड से, हाँ। जी सर, तो आपने कहा कि पॉलिटिकल को ब्रह्मांड से जोड़ा गया है, तो सर वो हमको समझ में नहीं आया सर, वो समझा दीजिए। नहीं, मैंने पॉलिटिक्स को ब्रह्मांड से जोड़ा गया ये नहीं कहा। मैंने कहा पॉलिटिक्स के बाद एक वर्ड लगा साइंस। तो साइंस किसको कहते हैं आप मुझे बताओ? साइंस तो वो हो गया, साइंस की हिंदी है विज्ञान, हिंदी हो गया, है ना? और व्हाट इज साइंस, आप मुझे बताइए, व्हाट इज साइंस? सर साइंस वो है जिसमें तरह तरह का चीज हम खोजते हैं। यस। तो जो आप तरह तरह की चीजें खोजते हो, वो आप कहाँ पे खोजते हो? इसी प्लेनेट में, इसी यूनिवर्स में? सर, हम अपने पर्यावरण से, पर्यावरण में, खगोल में, प्लेनेट में, आसमान में, सूरज में, चांद में, अंतरिक्ष में, इन्हीं चीजों का तो अध्ययन विज्ञान कराता है ना। जी सर। तो राजनीति को विज्ञान से क्यों जोड़ा गया? राजनीति शास्त्र कहते थे, तो इसको राजनीति विज्ञान कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राजनीति में राजनीति को खोज से जोड़ा गया। इस विषय में भी कई वास्को डिगामा हो सकते हैं, ऐसा माना गया। और जब आप इस प्लेनेट का अध्ययन करते हैं तो आप कूटनीति का अध्ययन करते हैं, आप डिप्लोमेसी का, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप विभिन्न देशों का अध्ययन करते हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका अध्ययन करते हैं, है ना? अभी जो स्टार वार्स की कल्पना हो रही है, अंतरिक्ष में अलग अलग देश जा रहे हैं, है ना? बहुत सारी चीजें जिसकी कल्पना अभी हो रही है, जो अल्टीमेटली हर देश का पॉलिटिक्स ही इसको डिसाइड करेगा। आज हम यूएनओ की बात करते हैं, आज हम वर्ल्ड वार की बात करते हैं, आज हम यूएनओ के चार्टर की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र में होता है, राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से। इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति को विज्ञान हमने बनाया, इसका मतलब हमने राजनीति को ब्रह्मांड से जोड़ा। ब्रह्मांड की राजनीति भी राजनीति विज्ञान
तय करती है। बाकी प्रशांत जी इसमें कुछ कह सकते हैं, वो कुछ ऐड करना चाहेंगे? और एक चीज है उसमें, राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान में कन्वर्ट करने के पीछे, शब्द को परिवर्तित करने के पीछे एक और मकसद है, वो है कि साइंटिफिकल अप्रोच, मतलब जो एक्सपेरिमेंट और वो रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन, वो सब उसकी वजह से। इस पर हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे। हाँ डब्ल्यू दी पूछिए क्वेश्चन अपना। हाँ हम डब्ल्यू दी बोल रहे थे। हाँ हम बोल रहे थैंक थे। यू सर। थैंक यू। हाँ, संविधान के तहत सभी को बहुत ही अधिकार, सब एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते मेरे को मालूम है, और हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक माँ की तरह है जो हर तरह से बच्चों की रक्षा करते, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, सबों का केयर करता है वो। तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक औरत घर के अंदर रहती है, वो समाज से उसको अलग किया गया है, परिवार से अलग किया गया है, अर्थ से अलग किया गया है, फिर भी उसके अंदर ज्ञान है, वो तर्कपूर्ण ज्ञान करती है, लिखती है, चिंतन करती है, मनन करती है, सब उसके पास है, फिर भी वो छटपटा के अंदर रहती है, क्योंकि ना अर्थ है, ना समाज है, ना परिवार है। इतने उसके ही परिवार के अंदर उसको इतना गलत तरीके से माने मोटिवेशन गलत तरीके से किया गया है, तो कैसे वो निकले? उसको सारा मालूम है, लेकिन समाज अलग है, परिवार अलग है, अर्थ भी नहीं है। क्या करती है उसके लिए संविधान? उसको सारा ज्ञान है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। संविधान में एक ब्रांच है जिसको जुरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। अगर हिंदी में मैं उसका रूपांतरण करूं तो उसको कहते हैं न्याय शास्त्र। उस न्याय शास्त्र में एक ब्रांच है जिसका नाम है फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म मतलब महिलावाद या महिला अधिकारवाद, या महिलाओं को उन क्लचेस से हटाकर वो तमाम अधिकार मिलना और अधिकारों का एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, और उन अधिकारों का प्रकटीकरण सापेक्ष रूप में और लिटरल टर्म में। तो जब आप उस फेमिनिज्म का अध्ययन करो, फेमिनिज्म जुरिस्प्रूडेंस का, तो कानून और संविधान महिलाओं को इतना हक और अधिकार देता है कि आप अगर सकारात्मक रूप से इसका इस्तेमाल करो अपने पर्सनालिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आप सोच नहीं सकते कि एक महिला को एक पावर हाउस बना सकता है हमारा संविधान और हमारा कानून। फेमिनिज्म से रिलेटेड इतने अभेद्य ताकतें हैं, इतनी अभेद्य ताकतें हैं। जरूरत है क्रांतिकारी के स्तर पर हर व्यक्ति को, हर महिला को उसका एक्चुअलाइजेशन करना और उसको कागज के पटल पर, केवल उसको पेपर टाइगर नहीं रहने देना उस कानून को, बल्कि उसको साक्ष्य के रूप में, सापेक्ष रूप में, ताकत के रूप में उसको उकेरित करना, उसको अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक पावर हाउस बनकर उसका इस्तेमाल करना। त्रासदी क्या है कि हमने फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट जुरिस्प्रूडेंस, फेमिनिस्ट पावर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेमिनिज्म इनटू पावर हाउस, ये जो एक्चुअलाइजेशन है, जो हमें ताकत देता है, हमने इसको मातृत्व के नाम पर इसको भुला दिया। एक माँ बनकर भुला दिया, एक पत्नी बनकर भुला दिया, एक बहन बनकर भुला दिया, और हमारी निर्बलता हमारे बलशाली व्यक्तित्व पर हावी होती चली। तो इसके कारक हम हैं, अकेले हम। इसलिए मैंने आपको कहा कि सेल्फ इवोल्यूशन ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं दावे के साथ कि अगर आज आपने यह रिजोल्यूशन ले लिया
कि मैं मरूंगी मिटूंगी लेकिन झुकूंगी नहीं, तो शायद आसमान आपके सामने झुक जाएगा, इंसान की औकात नहीं कि आपको झुका सके। ये प्रस्तावना आज आप लेकर देखो, ये संकल्प आज आप लेकर देखो। कहाँ जाए इसके? और कानून में कानून इसकी ताकत आपको देता है, पूरी तरह से देता है। जाएंगे कहाँ पहले? आपको कानून की शरण में जाना चाहिए। जो भी आपका शोषण करते हैं, आपका पीड़न उत्पीड़न करते हैं, पर बिल्कुल कानून की शरण में जाना चाहिए। आपको मी टू मूवमेंट चलाना चाहिए। आप सोचो कि एक महिला कितना उसे कितना सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा होगा वो मी टू मूवमेंट चलाने के लिए। आप सोचो कि एक टेलीग्राफ अखबार का एडिटर और भारत सरकार का मंत्री, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, किशनगंज से एमपी में, क्या नाम है प्रशांत जी उनका? एमजे अकबर। हाँ, एमजे अकबर के 100 वकीलों की टीम भी फेल हो गई जब एक महिला संकल्पित होकर एमजे अकबर के खिलाफ खड़ी हो गई। आप याद करो कितना बड़ा जर्नलिस्ट है तरुण तेजपाल, जिसने तहलका जैसे अखबार के माध्यम से पत्रकारिता जगत में एक नई क्रांति लाई और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदल कर रख दिया। उस गोवा में एक लड़की ने तरुण तेजपाल के साथ उसको बौना बना दिया, उसकी ताकत को। और इतिहास में एक नहीं ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं कि एक बेबस और लाचार और निर्बल, खुद को मानने वाली महिला ने जब कहा अब और निर्बलता नहीं, आप देखो ना वो फिल्म स्टार है अभी, उसके साथ क्या किया उसकी पत्नी ने, जो बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन। तो जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया कि बस और नहीं, उस दिन किसी पुरुष की औकात नहीं है। कानून आपको इतनी ताकत देता है। तो बेबसी केवल एक मनोविज्ञान है, मेरा ये मानना है। निर्बलता, बेबसी और कमजोरी एक आपका मनोविज्ञान है। उस मनोविज्ञान को आपको उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। और प्रशांत जी इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो प्रशांत जी अपने 2 शब्दों में अपना विचार रख सकते हैं। नहीं, सौरभ को कुछ पूछना है। हम लोग सेशन का एंड करने से पहले इसका भी। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन सौरभ जी का लेते हैं हम लोग। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। सर, अगर स्टेट के अगेंस्ट हमें केस करना हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या फिर तो सुप्रीम कोर्ट देश के लिए भी लॉ बनाता है और सुप्रीम कोर्ट अपना रूल भी बनाता है सर, अपने फंक्शन के लिए भी। तो क्या आर्टिकल 12 में हम सुप्रीम कोर्ट को स्टेट कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट और मैं आपके सवाल को समझ गया, आपको जवाब दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का 2 फेस है, आप समझ लो। एक फेस है जो उसका जुडिशियल फेस है, जहां पर वो कानूनों को या तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या कानूनों को एपेलेट जुरिस्डिक्शन में या रेफरल या इंटरप्रिटेशनल जुरिस्डिक्शन में कानून की व्याख्या करता है, कानून को तय करता है, कानून की नज़ीरें बनाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ये कार्य पद्धति न्यायपालिका के तौर पर चलती है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का एक चेहरा और बनता है, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट अपने लिए नियमावली बनाता है, अपने लिए कई सारी चीजों को निर्धारण करता है, जिसकी चुनौती और जिसको चुनौती आप निचली अदालत में देते हो। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक जजमेंट दिया
कि सुप्रीम कोर्ट पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू होगा। यस सर। है ना, दिया आपने पढ़ा वो जो वो क्या है एक्चुअली, वो यही तो है कि सुप्रीम कोर्ट while dispensing its duty as an administration, as an administrative functionary, if there is any lapse, deficiency, dereliction, problem, etc., आप उसके डिस्पेंसेशन के लिए, उसके जस्टिस डिस्पेंसेशन के लिए आप लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, जो आपका ट्रायल कोर्ट है, जो आपका ओरिजिनल कोर्ट है, आप जा सकते हो और उस एडमिनिस्ट्रेटिव फेस को चैलेंज कर सकते हो। जो जुडिशियल जजमेंट है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल है ना, वो तो नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फेस की कैपेसिटी में जो सुप्रीम कोर्ट काम करता है, उसकी कार्यशैली और कार्य पद्धति, दैट इज एमेनेबल टू जुडिशियल चैलेंज। ओके, थैंक यू सर। ठीक है प्रशांत जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, और प्रशांत जी का भी आभार कि आप लोगों ने जो है समय दिया, और बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।